हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और सब कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका एट प्रेजेंट चल रहा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसी प्रॉब्लम सेशन को, उसी थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, हम यहां पर प्रॉब्लम सेशन लेके आए हैं। तो वंस अगेन मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, नाउ अभी हमें क्या करना है? पी एंड सी यानी पर म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेन या जेई एडवांस या कुछ और अच्छे क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, पी एंड सी क्या है? दिस इज बेस्ड अपॉन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो होता है कि कोई भी काम कितने तरीके से हो सकता है, उस पर बेस्ड चलता ही है ना। तो कोई भी काम कितने तरीके से हो सकता है, तो उसमें कुछ कुछ हमें रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान देना है, कुछ फॉर्मूले भी ध्यान देने हैं, लेकिन इससे ऊपर जो है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है कि किस तरीके से हम दिए हुए सिस्टम में दिए हुए कितने तरीके से इवेंट्स हो सकते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, इवेंट्स मतलब समझते हो? इवेंट्स क्या होता है? प्री प्लान्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो हमें आइडिया है कि कितने तरीके से हो सकता है, वो सारे पॉसिबल केसेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? शुरुआत पी एंड सी, देखो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? पर म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। स्टार्ट करेंगे दूसरे सेक्शन से, क्यों ये जरूरत हुआ, ठीक है, और इसकी क्या वैसे नीड है जो इसी से सोल्व होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया गया है। ये क्या होता है? जब बहुत सारे नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो उसके लिए जैसे शुरुआत में सिग्मा था, वैसे ही यहां पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के लिए फैक्टोरियल यूज होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल में यह ध्यान देना है कि n, देखो इसमें n जो बच्चों डिफाइंड किससे हुआ? n यदि हम यहां पर लेते हैं नेचुरल नंबर, है ना, शुरुआत में n नेचुरल नंबर लिया गया, बाद में इसी से हमें फॉर्मूला लिख दिया गया। ठीक है, तो शुरुआत में क्या लिया गया? नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर है, तो n का फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, ये सब आपको बताया गया है ना। या इसको और हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक, इसी तरीके से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? बेसिकली हमें ये समझना है n इंटू n माइनस 1 इंटू ये लास्ट 1 तक चला जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ n कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ n यानी फर्स्ट n कंजुकेटिव नेचुरल नंबर्स को n फैक्टोरियल से लिखा गया, और ये सब सारे फॉर्मूले हमें ध्यान देने होते हैं। यहां पर बच्चों थोड़ा सा ये ध्यान देना है, फॉर्मूला डिराइव किया जाता है किसी कंडीशन से, कुछ कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए या मैथमेटिकली उसको डिफाइंड दूसरे में भी कर लिया जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होता है। जैसे हम मान लिया जाए इसी में यदि हम n इज इक्वल टू 1 रखें, n यदि 1 रखे तो ये क्या आ जाएगा? 0 का फैक्टोरियल, यहां से 1 आ गया, जबकि डिफाइंड किसके लिए था? नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब इन दोनों को हमने मिला दिया, तो देखा कि दिस इज डिफाइंड फॉर होल नंबर्स, दिस इज डिफाइंड फॉर होल नंबर्स, है ना। तो ये भी आ गया एक। ऑल्सो यदि हम इसमें लिखें कि ये देखो क्या है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, ये भी हमें ध्यान देना है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n अपॉन n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड
कर लिया। अब यदि इसमें बच्चों n इज इक्वल टू, यदि अब हमें तो देखो n इज इक्वल टू तो ऐसे जीरो तो रख नहीं सकते, लेकिन जीरो आ चुका है ना, तो यदि हमने इसका यूज किया है ना, हमेशा सोचने वाली बात क्या है कि कोई भी टर्म डिफाइंड किया जाता है किसी रेस्ट्रिक्शन में, उस रेस्ट्रिक्शन को हटा के भी मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशंस लिख दिया जाता है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि इसमें n इज इक्वल टू जीरो रख दें, n इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं, वैसे रख नहीं सकते, हम डेटा रख रहे हैं, है ना, तो डेटा यदि रख दिए तो ये आ गया आपका 1/-1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू -1 का फैक्टोरियल, तो ये क्या आ गया 0/0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल तो आया हुआ है ना 1, तो यहां से 0/1 दैट इज 0, तो यानी यहां से हम क्या देख लिए, सिमिलरली, है ना, 1/-1 का फैक्टोरियल भी हमने लिख लिया 0। इससे ये पता चल गया बच्चों कि -1 का फैक्टोरियल जो हुआ वो 1/0 है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो लेकिन 1 लिख के हम लिख सकते हैं ना, -2 का फैक्टोरियल भी 0 हो गया। तो ये देखो सारा अपनी जगह बच्चों, हमेशा ध्यान देना, अपनी जगह सारी थ्योरी सही है, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। डिफाइंड किया गया था नेचुरल के लिए, आ गया होल नंबर के लिए, हमने बाद में नेगेटिव नेचुरल नंबर का भी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल लिख के डिफाइंड कर दिया है कि नहीं। तो ये सारे, ये आगे ये सारे ना यूज होते हैं, है ना, ये पूरा का पूरा यूज होगा। दैट इज इन जनरल, इन जनरल यदि हम देखते हैं तो 1/-n का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये याद रखना है, ये भी एक याद रखना है। जैसा कि आप फैक्टोरियल में ये सब देखे होंगे, वैसा ही ये भी आपको याद रखना है कि क्या होगा। ठीक है, एकदम थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, जैसे हम बाकी टॉपिक में भी कुछ कुछ अजीब तो करते ही हैं, लाइक cos थीटा है, उसको एक्सपोनेंशियल यानी z इज इक्वल टू हम कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिए थे, तो cos ऑफ थीटा यानी cos ऑफ z का वैल्यू 2 आ गया था, 1 से ज्यादा आ गया था ना। उसी तरीके से हर जगह कुछ न कुछ एक्सेप्शनल इन मैथ्स तो सारे टॉपिक्स में होते ही हैं, एक्सेप्शनल नहीं है। फॉर्मूला वही, हमने कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाया, बस जिसमें डिफाइंड था उसके अलावा हमने रख दिया। ये आगे बच्चों आपका एक्सपोनेंशियल सीरीज में यूज होता है। आगे किस में यूज होगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज में, याद रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखो अब यहां पर फैक्टोरियल के बेस पर क्वेश्चन क्या आते हैं। फैक्टोरियल हमें कुछ कुछ जो आपको फैक्टोरियल बताया गया है, दैट इज मेन थिंग्स, ये आपका यूज होगा एक्सपोनेंशियल सीरीज में, और ये सब इंफॉर्मेशन हमें याद होना चाहिए। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि -1 का फैक्टोरियल तो नॉट डिफाइंड, इट्स ओके, बट 1/-1 का फैक्टोरियल ये 0 हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा, ओके। जैसे इस पर बेस्ड यदि हम प्रॉब्लम्स लेते हैं फैक्टोरियल पर, है ना, तो आपको फैक्टोरियल पर न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ कुछ याद है ना। यदि हमने इसमें क्वेश्चन लिया कि n इज इक्वल टू है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन 100 का फैक्टोरियल ले लिया, ये एक क्वेश्चन है। अब इस नंबर n को 5 से डिवाइड किया गया, n इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, n को किससे डिवाइड किया गया बच्चों, 5 से, तो n इज डिवाइडेड बाय 5। तो हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो देखो हमें इसमें ध्यान ये देना है कि देखो कुछ कुछ फैक्टोरियल का हमें सीधे वैल्यू याद है, कुछ कुछ क्या कम से कम 7 और 8 तक हमें पूरा याद रखना होता है। जैसे 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल
2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 6 फैक्टोरियल 720 हो गया एंड सो ऑन। 7 फैक्टोरियल तक याद रखते हैं, 5040 तक। अब जो यहां पर है 5 से डिवाइड किया गया है बच्चों, किससे डिवाइड किया गया? 5 से। तो यदि 5 से डिवाइड किया गया है तो यहां पर जो 5 फैक्टोरियल है यहां से ये सारा देखो 5 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 ना, क्योंकि उसको हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस वजह से ये 5 से डिविजिबल है। तो जब 5 फैक्टोरियल 5 से डिविजिबल है तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। 7 फैक्टोरियल यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा। यानी 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड, 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड ऑल मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। मतलब यदि 7 से डिविजिबल होता, क्वेश्चन में 7 से डिवाइड करना होता तो हम 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड डिविजिबल लेते। ज्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं कि 19 से डिवाइड करना है। मतलब क्वेश्चन ना सोल्व करने के लिए आता है, ना कि हमारे साथ खेलने के लिए आता है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 7 है यहीं तक पूछ सकता है, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करना है फैक्टोरियल दैट मस्ट बी डिविजिबल, ठीक है, तो वो याद रख लेना है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? n कैन बी रिटन एज, इससे पुराने वाले चारों को ऐड कर लो। 1 फैक्टोरियल 1 है, 2 है, 6 है, 24 है और ये सारे के सारे 5 से डिविजिबल है तो 5k लिख दिए हमने। तो अब यहां से क्या आ गया? n इज इक्वल टू 33 प्लस 5k ना, तो 33 प्लस 5k, यानी अब इसको 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर सीधे 33 को ही तो करना है 5 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। 33 को ना 5 से डिवाइड कर दिए, तो 33 को 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? रिमाइंडर 3। आसान है। तो हमें ये कुछ कुछ ध्यान देना है, ये भी अपनी आप जगह अच्छा है, याद रखना है इसको। और ये सब तो है ही, है ना, यहां से ये भी एक याद रखना है। बाकी तो फैक्टोरियल कैसे डिफाइंड हुआ वो सारा हमें बच्चों याद रखना है। फैक्टोरियल सीरीज में भी आ सकता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। तो यहां पर भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन यूज होंगे। जब आपका होगा तो वहां पर भी हम मेथड ऑफ डिफरेंस में फैक्टोरियल यूज करेंगे, या और भी बाकी दिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो वो हमें करने हो सकते हैं ना। तो ये फैक्टोरियल में आपको याद रहेगा, एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल में लिख लेना। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, अब इसमें क्या देखना है? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग आपको शुरुआत से ही बताया गया है कि कोई भी काम, जैसे कोई इवेंट है, वो नंबर ऑफ वेज उसके कुछ होंगे m, उसको फॉलो करते हुए दूसरा हो रहा है n वेज से, उसको फॉलो करते हुए तीसरा हो रहा है p वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम a टू लास्ट वन, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट वन क्या हो जाएगा? m इंटू n इंटू p। फॉलो करते हुए हो रहा है, बिना उसके वो हो नहीं सकता। आइदर होगा, या तो इधर से होगा या इधर से। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ एडिशन, दोनों में से कोई भी यूज होता है, लेकिन एक ही यूज रहेगा किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। वो हमें बच्चों खुद से ध्यान देना है, खुद से समझना है कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे क्वेश्चन बोल रहा होगा कि मुझे ये लगाओ, होता है ना, हिंट्स लिखा रहता है कि प्लीज यूज मी, है ना, लेकिन हमें उस हिंट्स को अच्छे से समझ के क्वेश्चन में लगा देना है। क्लियर है बच्चों? नाउ जैसे ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं। हम आज के लेक्चर्स में केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ पर म्यूटेशन करेंगे। क्यों जरूरत हुआ, इसके क्वेश्चन आपको कल मिलेंगे पर म्यूटेशन के, ठीक है। आज हम करेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। क्लियर है बच्चों? देखो ये एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, I met a gentleman with 7 wives। 7 है
उसके बाद ईच वाइफ, हर एक वाइफ के पास 7 सेक्स है, ये है। दूसरा, हर एक के पास कितने कैट्स हैं? 7 कैट्स हैं। ईच कैट हैड 7 किटन्स। हाउ मेनी किटन्स डिड द ट्रैवलर मीट? ट्रैवलर मतलब आई, आई का मतलब ट्रैवलर है ना, आई मीन्स ट्रैवलर। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से शुरू होगा ना। देखो, हर एक कैट के पास कितने किटन्स हैं? 7। उसके बाद क्या है, कैट कितने हैं? 7। कितने कितने के पास है? 7 के पास, और ये भी 7, तो टोटल क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 4। 7 टू द पावर 4। समझ में आया? हमें लास्ट में हाउ मेनी किटन्स बताने थे। हाउ मेनी किटन्स का मतलब एक कैट के इतने हैं, तो 7 कैट के इतने हैं। कैट कितने हैं और वाइफ कितने हैं, वो सारे हमें यहां पर देख लेने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ किटन्स इज दिस मच, है ना। 7 7 7 4 बार यूज हुआ है, तो हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं। जैसे यदि हम इसमें क्वेश्चन करें कि क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे मान लिया जाए छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे आपने देखे होंगे एनसीईआरटी में हैं, या इवन और अच्छे रेफरेंस बुक्स में जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि सपोज क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि देयर आर 6 लेटर्स एंड वी हैव 3 लेटर बॉक्स, इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 लेटर बॉक्स। इसी का दूसरा फॉर्म है ना, इसी का क्या ले सकते हैं कि इन हाउ मेनी वेज, क्या हो जाएगा ये, इन हाउ मेनी वेज, है ना, इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इनटू 3 लेटर बॉक्स। तो देखो ये सब में पता है पी एंड सी के साथ खासियत ये है कि कुछ बच्चे होते हैं, है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें 2 डेटा दिया हुआ है, एक 6 है एक 3 है, तो या तो 6p3 लगा देते हैं या 6c3 लगा देते हैं, या 6 का पावर 3 लगा देते हैं, या 3 का पावर 6 लगा देते हैं। थोड़ा सा इसमें शुरुआत में हमें कंफ्यूजन होता है, इसके लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहेगा कि रिपीटिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे जो नंबर सिस्टम वाले होते हैं उसमें लिखे हुए रहेंगे। यहां पर तो हमें खुद ही से समझना है कि इन हाउ मेनी वेज 6 लेटर्स कैन बी पोस्टेड। अब इसमें सोचना यह है कि लेटर को लेटर बॉक्स में रखना है या लेटर बॉक्स को लेटर में रखना है। तो नेचुरल सी बात है, लेटर्स को लेटर बॉक्स में रख लेना है। नाउ फर्स्ट लेटर कैन बी पोस्टेड बाय 3 वेज ना, किसी में अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही हमने एक लेटर लेटर बॉक्स में रखा, लेटर बॉक्स चिल्लाया कि अब मैं भर गया, अब मैं नहीं रखूंगा, ऐसा तो है नहीं। आपको सारे उसी में भी रखने हो सकते हैं, वही क्वेश्चन भी है। इसका मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा कि एज 1 लेटर, है ना, 1 लेटर कैन बी पोस्टेड बाय 3 वेज, 3 लेटर बॉक्स में से किसी लेटर बॉक्स में उसको रख सकता है वो, ठीक है, किसी भी लेटर बॉक्स में उसको रख लेना है। 3 वेज है ना, 3 वेज। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक लेटर रखने के 3 तरीके हैं। लेटर कितने हैं बच्चों, लेटर तो 6 हैं, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो होगा वो क्या आ गया आपका, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज दैट इज एक के लिए 3, दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, चौथे के लिए भी 3, 3 का पावर 6। इसमें देखो बच्चों कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि कम का ज्यादा पावर होगा या ज्यादा का कम पावर होगा। वो क्वेश्चन के सेंटेंस से हमें आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसको रीड करके हमें समझ के आंसर निकाल लेना है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना होगा। तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग
ज्यादा हमें एक्सप्रेस करने होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ये आपको पूरा ध्यान देना है कि किस तरीके से ये लेंगे। ठीक है, ये हम यदि हम लेते हैं, यहां भी 7 का पावर 4 लिए थे ना। ठीक है, तो ये नोट कर लिए आपको। ठीक है, अब देखो आगे और एकदम आसान आसान यदि हम इसमें क्वेश्चन लें कि नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed from the letters of the word miracle if vowels may occupy the odd position। तो देखो मिराकल में MIRACLE है ना, इसमें वोवेल्स क्या है वो लिख लेते हैं, और जो बच गए यानी कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स है आपके, वोवेल्स कौन कौन से हैं? IAE, और कॉन्सोनेंट्स बाकी सारे बच गए MRL, अच्छा C, ये है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं जिसमें वोवेल्स, फर्स्ट केस है ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। देखो बच्चों, ये हमेशा ध्यान देना है कि चर्चा वोवेल की हो रही है, ऐसा नहीं कि हम कॉन्सोनेंट्स को कुछ करेंगे ही नहीं। चर्चा किसी एक की होती है, लेकिन अरेंजमेंट तो सारे 7 अल्फाबेट है ना, यहाँ पर सभी का रिप्लेसमेंट या सभी का रिलेटिव पोजीशन चेंज करना है ना, उसके हिसाब से जो कंडीशन दिया हुआ है। पूछा कोई एक चीज जाता है, लेकिन सुनने वाले का टैलेंट होना चाहिए कि वो हर चीज सुन लेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमने बोला कि 4 सिक्के फेंके गए, देयर 4 कॉइन्स है ना, जो टॉस किए गए, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो 3 पर हेड आ गया, इसका मतलब 1 पर टेल आ गया। ये भी तो हमें ध्यान देना है ना। तो उल्टा यानी सारे इवेंट्स एक साथ होते हैं वो देखना है। तो हमें चर्चा करनी है वोवेल्स की, ऑड पोजीशन पर रखना है। तो देखो यहां पर टोटल कितने पोजीशन हो गए बच्चों? 7 है ना, 7 पोजीशन है, क्योंकि 7 लेटर्स है इसलिए। ठीक है, अब इसमें से ऑड पोजीशन पर वोवेल होना चाहिए, तो ये ऑड है यानी ये हो गया वोवेल 1 3 5 7। ठीक है, यानी इन 4 पोजीशन पर हमें क्या रखना है? वोवेल रखना है। तो इन 4 पोजीशन पर वोवेल, मतलब समझ रहे हो, यहां पर इन 4 में से कोई भी जगह रख सकते हैं। तो वोवेल कितने हैं? 3 है, तो 3 में से कोई भी यहां पर आ गया, यानी ये हो गया 3 वेज। कितना वेज? 3 वेज ना, 3 वेज हुआ कि 4 वेज हुआ? सही बताओ। वोवेल को रखना है, एक वोवेल के लिए 3 वेज होगा कि 4 वेज होगा? देखो 3 वोवेल्स है जिसमें पोजीशन 4 है, तो फर्स्ट वोवेल के लिए तो 4 पोजीशन मिला ना, फर्स्ट पोजीशन के लिए, फर्स्ट वोवेल्स के लिए तो 4 मिला। तो वोवेल्स का रखने का तरीका क्या होगा? ठीक है, वोवेल्स ऑड पोजीशन पर तो 4 वेज, फिर दूसरे वोवेल के लिए 3 वेज, तीसरे वोवेल के लिए 2 वेज। ठीक, अब कॉन्सोनेंट्स इसमें क्या हो जाएगा? देखो कॉन्सोनेंट्स तो जो जगह खाली है वहां बैठ जाएगा, जरूरत तो है नहीं, ये नहीं दिया हुआ है कि वो केवल इवन पोजीशन पर रहेगा, दे भी नहीं सकते क्योंकि इवन पोजीशन तो 3 ही है जबकि कॉन्सोनेंट्स 4 है। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स के लिए इन 4 में से, फर्स्ट कॉन्सोनेंट्स के लिए इन 4 में से 4 पोजीशन बचा है ना, 3 तो ये एक्वायर कर लिया, 4 तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24, और ये भी 24, तो ये आ गया आपका 24 इंटू 24, जानते हो? ठीक है, 576 आ गया। यदि हम सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करें, यदि ये वाला है ना, इवन पोजीशन पर, इसमें क्या दिया हुआ है कि वोवेल्स जो है वो इवन पोजीशन पर रहे। अब इवन पोजीशन के लिए फिर से इसमें हम डायग्राम बना लेते हैं, 1 2 3। इवन पोजीशन
तो इवन पोजीशन में हमें क्या करना है बच्चों, इवन पोजीशन तो 3 है और वोवेल्स भी 3 है, इसका मतलब देखो यहां पर वोवेल होगा, तो फर्स्ट वोवेल के लिए 3 में से कोई भी हो गया, तो इस केस में वोवेल के लिए क्या हो गया, 3 है और 3 ही पोजीशन है। तो देखो फर्स्ट वोवेल के लिए इन 3 में से कोई भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए। अब कॉन्सोनेंट्स के लिए उनमें तो सही है इसमें, है ना, कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या हो जाएगा 4 फिर 3 फिर 2 इंटू 1। इनका तो 4 पोजीशन मिला ही है, बस वही हमें रख लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका टोटल क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 इंटू 24। तो 6 इंटू 24 कितना होता है भाई, 144। तो वोवेल्स कभी इवन पोजीशन पर कभी ऑड पोजीशन पर, ये सब एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। ऐसा मत सोचना बच्चों कि ये क्वेश्चन पी यानी पर म्यूटेशन का है, ये फंडामेंटल रूल ऑफ क्वांटिंग का ही क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हमें पी एंड सी में करने होते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला भी दिया जाता है, लेकिन अभी हमने परम्यूटेशन शुरू ही नहीं किया है, फॉर्मूला बताया ही नहीं है, इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तब भी इस तरह के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब हमें रूल याद रखना है या सोचना है। ये बहुत ही सोचने वाला टॉपिक है कि किस तरीके से नंबर सिस्टम, बहुत ही फैमिलियर नंबर सिस्टम होता है जो शुरुआत से हम स्टडी करते रहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक ये दिया हुआ है, ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड ना हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों। नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन आने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने डिजिट के नंबर्स है, कोई और कंडीशन लिखा हुआ है क्या, डिजिट रिपीट होगा, डिजिट्स नहीं रिपीट होगा, ये सब सारा मेंशन किया हुआ रहेगा, या हमें क्वेश्चन के लैंग्वेज से आइडिया लगाना होगा कि कौन सा केस लेना है, ठीक है, याद रहेगा। ओके नाउ इसमें हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स है, 3 डिजिट के नंबर्स है, यूजिंग ऑल द डिजिट्स। यूजिंग ऑल डिजिट्स का मतलब डिजिट्स कितने होते हैं भाई, 10 होते हैं ना, 0 से 9 डिजिट्स लिख दिए, डिजिट्स तो 0 to 9 10 होते हैं ना, है ना, डिजिट्स 10 0 से लेकर 9, ये हमें ध्यान देना है। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डिजिट यूज करना है, इट मींस वी हैव टू यूज ऑल डिजिट्स, वैसे इस क्वेश्चन में लिख दिया है। सच दैट 3 डिजिट का नंबर बताना है, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 7, उस नंबर में कम से कम एक डिजिट 7 हो। कम से कम एक डिजिट 7 का मतलब समझ रहे हो, 2 भी हो सकता है 7, 3 भी हो सकता है 7, यानी हमें 777 नाम का नंबर भी लेना है, 772 727 इस तरह के भी नंबर ले लेने हैं, ठीक है। इफ रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन तो है ही दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको ना 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो बॉक्स ले लेते हैं, जैसे 3 डिजिट है बच्चों, तो 3 डिजिट के नंबर हैं, तो 3 डिजिट के नंबर है यानी बॉक्स ले लिए, 3 खाली जगह, उसमें डिजिट भरने हैं, उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, वो भी कर सकते हैं। तो देखो एक होता है पोजीशन नहीं दिया हुआ है कि 7 कहां पर आए, तो देखो पोजीशन यदि नहीं दिया हुआ है कि 7 कहां पर लेना है, तो हमें बच्चों 3 केस लेना होगा। 7 यूनिट पोजीशन पर हो सकता है, या 10th पोजीशन पर हो सकता है, या 100 पोजीशन पर हो सकता है। स्टार्टिंग से भी हमें देखना होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम एक केस ले लेते हैं, ये 3 केस इसीलिए लेना है क्योंकि पोजीशन बच्चों नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का कंसेप्ट आपको ना अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये 3 केस क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो 7 है उसकी ना पोजीशन ही नहीं दी हुई है कि वो यूनिट पोजीशन पर होगा,
10th पोजीशन पर होगा या 100 पोजीशन पर होगा। ठीक, तो हमें वो ध्यान देना है। तो देखो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सपोज हमने एक केस लिया, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 100 पोजीशन, हम 100 पोजीशन पर 7 रख लिए। ठीक है, तो हम 100 पोजीशन पर 7 रख लिए, 7 रख लिए। तो दिस पोजीशन इज फिल्ड अप बाय ओनली 1 वेज, क्योंकि हमने यहां केवल 7 रख लिया और तो कुछ है नहीं। अब यहां पर 7 दोबारा भी रख सकते हैं, 7 7 7 भी तो आ सकता है, तो यहां पर हो गया 10 वेज। फिर यहां पर भी कुछ भी रिपीटेशन है तो ये हो गया 100। ठीक, इसमें अब याद ये रखना है या ध्यान ये देना है कि वो सारे नंबर बच्चों, वो सारे नंबर जिसमें 7 100 पोजीशन पर है हमने ले लिया है, अब हम नहीं ले सकते। अदरवाइज 7 7 7 इसमें तो आया ही है, 7 7 7 इसमें भी आ जाएगा। तो वो सारे केस बच्चों जिसमें 100 पोजीशन पर 7 था हमने केस यानी फर्स्ट स्लैब में ले लिया है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। 7 यहां ले लेते हैं, अब तो यहां 1 वेज हो गया। अब देखो 100 पोजीशन पर 0 तो ऐसे भी नहीं ले सकते, 7 अब ले नहीं सकते, क्योंकि 7 वो सारे केस हमने ऊपर ले लिए हैं, दोबारा अब नहीं ले सकते। तो ये हो गया 8 वेज। यहां तो कुछ भी है ना 10, तो ये आ गया आपका 80। अब 7 यहां ले लेते हैं तो 1 वेज है ना। यहां पर वो सारे केस जिसमें 0 या 7 नहीं ले सकते है ना। अब यहां जैसे जैसे हम सीक्वेंस आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट वाले में हमने क्या बोला था कि वो सारे केस जिसमें 100 पोजीशन पर 7 है हमने ले लिया। सेकंड वाले से हमें क्या सीखने को मिला, वो सारे नंबर बच्चों जिसमें 10th पोजीशन पर 7 है हमने ले लिया है। तो यहां पर अब 7 नहीं रख सकते, तो 9 वेज हो गया। बाकी कुछ भी रख सकते हैं, तो ये हो गया 72। इन तीनों का या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा, तीनों होगा ना अलग अलग। ऐसा नहीं कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है कि ये भी होगा वो भी होगा, जब एक साथ होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं। सो टोटल नंबर है ना, टोटल वेज कितना हो गया 100 प्लस 80 प्लस 72, दैट इज 252। ठीक, अब यदि इसको हमने कहां से शुरू किया था, 100 पोजीशन से शुरू किए थे, कहीं से भी शुरू कर सकते हो बच्चों। सपोज कोई 10th पोजीशन से ही शुरू करता है, सपोज कोई यूनिट पोजीशन से शुरू करता है, मान लिया जाए। और फिर से 3 बॉक्स बना लेते हैं, मतलब ज्यादा क्लियर करने के लिए कि ऐसा नहीं कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से शुरू करना है। बच्चों कहीं से भी शुरू करो, यदि कैलकुलेशन एरर ये सब नहीं हो रहे हैं तो आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई कंडीशन तो दे नहीं रखा है कि यहीं से शुरू करना है ना, ये है। अब हमने 7 कहां से शुरू किया, कहां से शुरू करना है भाई, चलो यूनिट पोजीशन से शुरू करते हैं। तो ये हो गया 7 रख लिया, 1 वेज। यहां पर तो कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर 0 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते ना, 100 पोजीशन पर 0 होगा तो 3 डिजिट नंबर तो आएगा नहीं, तो यहां से आ गया 90। ठीक, अब हम 7 रख लेते हैं यहां पर 1 वेज। अब वो सारे नंबर बच्चों, वो सारे नंबर जिसमें यूनिट पोजीशन पर 7 है वो हमने ले लिया है। अब हम 7 नहीं रख सकते, इसका मतलब 9 वेज। ठीक, यहां पर तो ऐसे भी 0 नहीं रख सकते, तो 9 वेज, तो ये आ गया आपका 81। ठीक, तीसरा अब हम 7 यहां रख लेते हैं। ठीक, तो यहां 1 वेज। वो सारे नंबर जिसमें 10th पोजीशन पर 7 था हमने ले लिया है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 7 यानी 9 वेज। और ये तो नॉट इक्वल टू 7 पहले से ही था, तो 9 तो 81 हो गया। टोटल देखो इसमें ऐड करो तो क्या आ गया 252 आ गया ना। ठीक, तो इसका मतलब देखो इसमें ध्यान क्या देना है, सारे डेटा बदले हुए हैं। यहां 100 80 72 है, यहां 90 81 81 है, सारे डेटा बदले हुए हैं बच्चों, लेकिन टोटल समेशन क्या आया 252
आया ना। तो ये हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से ये हम कर सकते हैं, याद रहेगा। या किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये तो है एटलीस्ट वन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में बच्चों एटलीस्ट वन होता है, किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है, एटलीस्ट वन। तो एक ये भी ध्यान देना है, इसका और एक अल्टरनेटिव होता है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है जनरल माइनस नो वन, है ना। एटलीस्ट वन इज इक्वल टू जनरल केस माइनस नो वन, ठीक है। जैसे एक ये सोचते हैं कि जैसे कोई काम होता है, जैसे हमने 6 बार किसी सिक्के को फेंका, या हो सकता है 6 to answer tossed एट ए टाइम, एक ही चीज है, तो कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। तो या तो एक बार हेड आया, या 2 बार हेड आया, या 3 बार हेड आया, अप टू 6 बार। तो यदि हमने टोटल में से नहीं हेड आने का केस नहीं लिया, इसका मतलब कम से कम एक बार हेड आने का केस आ जाएगा ना बच्चों, कम से कम एक बार हेड आने का केस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें एटलीस्ट वन इज इक्वल टू जनरल माइनस नो वन होता है। इसको यदि हम मोटिवेशनल लेक्चर के फॉर्म में देखें तो हमें ये ध्यान देना है कि जो काम आपको नहीं करना है उसको नॉलेज अपने पास होना चाहिए, तभी तो वो हम काम नहीं करेंगे। क्या सही है अपने लिए और क्या गलत है, उसकी दोनों नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जो गलत है वो हम नहीं करेंगे, जो सही है उसी को हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना आइडिया ही नहीं होता है कि हमें तो ये बताया ही नहीं गया कि ये करने से हम ऐसा कर सकते थे क्या, या फेल हो सकते थे या पास हो सकते थे, हमें तो पता ही नहीं चला। उनको आइडिया नहीं होता है। जिसको आइडिया अच्छे से होगा ना कि जेई मेन कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, जेई एडवांस कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करके हम पास हो सकते हैं, किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, अच्छे मतलब जिसको हमारे अलावा भी और कोई जानता हो, है ना। तो हम किस तरीके से जा सकते हैं यदि उसको आइडिया है, और इसका भी आइडिया है कि क्या क्या करने से नहीं जा सकते हैं, तो वो काम वो नहीं करेगा, चला जाएगा अच्छे कॉलेज में। लेकिन उसको आइडिया ही नहीं है कि हमें तो पता ही नहीं चला कि मैथ्स में बहुत क्वेश्चन सोल्व करने से माइंड वाइज ज़्यादा ओपन होता है, कि कैसा क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए टाइम में हम सोल्व करें। थियोरेटिकल ज़्यादा है नहीं ये सब्जेक्ट, केवल न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, क्वेश्चन से ही हमें आइडिया लगता है। देखो हम हमेशा बहुत सारे बच्चों को ये भी बोलते हैं कि आप यदि जेई मेन या जेई एडवांस का टारगेट का कुछ सोचे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसके लेवल ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल PYQs, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो किस तरह से इस साल आया, वो ऑब्जर्व करो आप कि किस तरह से, उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है और जो पूछे जा रहे हैं प्रिपरेशन के, उसमें क्या मिसमैच है या एग्जैक्ट सेम मैच है। एग्जैक्ट सेम इट्स ओके, एकदम बहुत अच्छी बात है। कुछ मिसमैच है उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे, उसके लिए हम कोर्स पढ़ेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये होती है प्लानिंग। लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं या स्टडी ही करते हैं कि चलो आज मैंने स्टडी कर लिया, किस लिए स्टडी किए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको गोल के आप नजदीक पहुंच रहे, जो भी गोल है ना, उसके नजदीक जा रहे हो या केवल बस कर ही रहे हैं कुछ काम, ठीक है। तो वो ध्यान देना है। यानी ये कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि जो काम नहीं करना है उसका नॉलेज लेते हुए उसको नहीं करेंगे। अब उसका पता ही नहीं है कि कैसे नहीं करना है, वो भी हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट वन का मतलब यहां पर क्वेश्चन क्या था बच्चों, हियर एटलीस्ट 17 था, है ना। एटलीस्ट 17 लिखा हुआ था, 17 लिखा हुआ था। तो यहां से क्या हो जाएगा, जनरल केस यानी नॉर्मल 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स रिपीटिशन इज अलाउड, माइनस नंबर ऑफ नंबर्स नो 1 7,
है ना, बिना 7 को लेके। तो अब देखो इसको कैसे कर लेना है आपको। 3 डिजिट जनरल नंबर्स तो आपको पता ही है, 3 डिजिट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये तो मुझे लग रहा है सबको पता है। 100 से लेकर 999 तक यानी 900 होते हैं। और निकालेंगे कैसे, जैसे बच्चों यदि हमें यहां पर 0 नहीं ले सकते तो 9 वेज 10 वेज कोई रेस्ट्रिक्शन कहीं नहीं है ना। तो ये आ गया आपका 900 माइनस। अब भूल जाओ कि हमारे सिस्टम में 7 नाम का कोई डिजिट भी होता था, तभी तो हमें 7 नहीं लेना है। भूलने में क्या अच्छी बात है, भूल गए तो 7 भूल गए। अब हमारे सिस्टम में केवल 9 डिजिट है, 0 1 2 3 4 6 तक, उसके बाद 8 चले गए, ठीक है, 7 भूल ही गए हम। तो इसमें क्या होता है कि देखो यहां पर क्या नहीं रख सकते, 0 और 7 तो ऐसे भी नहीं है, इसका मतलब 8 वेज। 7 तो हमें देखना ही नहीं है, 7 यानी ये हो गया 9 वेज। ये 7 देखना नहीं है, ये हो गया 9 वेज, है कि नहीं। तो ये आ गया आपका 9 वाला। तो यहां से आ गया आपका ये कितना आ गया 648। तो 900 माइनस 648 दैट इज 252। 252 ये आपको ध्यान देना है। याद रहेगा नहीं याद रहेगा, एकदम आसान है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। ये आपको यानी यहां से क्या सीखना है, वैसे 7 हमने नो 7 लिया, पता है इसका मेन, मैं जो कुछ पर्सनल है कि ये बताना चाहता हूं कि मैंने ना 6th क्लास से डायरेक्ट 8th क्लास में एंट्री ली थी। मतलब स्कूल बदल गया था, हमने 7 किया ही नहीं, तो हमने सोचा यही ले लेते हैं डिजिट नो 7, है ना। लोग बाग बोलते थे कि अरे ये तो कर सकते हो। ऐसे मैं अकेला नहीं था, और भी कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग थे, वो 6th तक किसी एक स्कूल में किए थे, दूसरे स्कूल चेंज किए तो वहां 8th में एडमिशन लिया। अब 7 का तो ऐसा कोई देखा नहीं गया था, या उस टाइम नहीं देखा जाता होगा, पता नहीं अभी मुझे। अब 8th के बाद रेगुलर तो करना ही होता है ना। तो हमने 7 खुद में अपने टाइम में नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि कंटिन्यूअस सारे क्लास करने, या हो सकता है एज भी हो गई होगी, मैं पहले बेवकूफ होऊंगा, तो इसलिए लगता है कि आगे चल के जल्दी जल्दी हम आगे चले जाते हैं, है ना। तो 7th क्लास नहीं किया था, यहां 7 हम डिजिट नहीं ले रहे हैं। लेकिन इससे आपको ये याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, 3 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन हो, रिपीटिशन इज अलाउड, एटलीस्ट 1 7 हो, या एटलीस्ट 1 6 हो, एटलीस्ट 1 4 हो, एटलीस्ट 1 कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो। एटलीस्ट 1 0 तो हो नहीं सकता, अदरवाइज 3 0 उसमें ज्यादा केस लेने होंगे, है ना। तो एटलीस्ट 1 नॉन जीरो डिजिट यदि रहेगा, नॉन जीरो डिजिट यदि रहेगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, आंसर हो जाएगा 252। 3 डिजिट नंबर्स, है ना। क्या लिखना है, 3 डिजिट नंबर्स, रिपीटिशन इज अलाउड, ठीक है। ये कुछ कुछ एकदम ध्यान रखना है डायरेक्ट। यहां तो 7 का तो एक एग्जाम्पल था, इसी तरीके से आप एग्जैक्टली 1 का भी कर सकते हो, है ना। यदि हम इसको लेते हैं यानी नंबर ऑफ नंबर्स, इसको आप ट्राई करना, है ना। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इन विच एग्जैक्टली 1 7 मस्ट बी देयर। जहां जो एटलीस्ट 1 लिखे थे ना, उसके जगह पर एग्जैक्टली 1 7 है बच्चों, एग्जैक्टली 1 7 इसीलिए ले रहे हैं, फिर अपना फैमिलियर वाला, ठीक है, मस्ट बी देयर। यानी एग्जैक्टली 1 7 का मतलब 2 7 नहीं लेना है किसी नंबर में, 3 7 तो ऐसे भी नहीं लेना है, इसको ये ट्राई करना, ठीक है, ट्राई इट, ठीक है, ट्राई करना है। और इसका आंसर कहां पर पोस्ट करना है, ग्रुप जो भी वीडियो के नीचे, ठीक है, उसमें लिंक में ये भेज देना है कि इसका आंसर ये होगा। तो नेचुरल सी बात है, ये वही भेजेगा जो पूरा वीडियो अच्छे से देख रहा होगा, या कुछ फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख रहा होगा, क्योंकि उसको बहुत सारा चीज ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है। वैसे अच्छे से इसको देख लेना है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो ये है एक 5 डिजिट का नंबर है, अभी 3 डिजिट नंबर ले रहे थे,
ये 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 का मतलब समझते हो ना, कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है बच्चों। 3 से डिविजिबल का मतलब, 3 से डिविजिबल का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, याद रहेगा। तो मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द न्यूमरल्स। ये न्यूमरल्स दिए हुए 0 1 2 3 4 एंड 5, अच्छा 6 ही डिजिट यूज दिया हुआ किया हुआ, विदाउट रिपीटेशन द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरल्स यानी डिजिट्स क्या दिए हुए हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 5। इसी में से हमें पता है क्या करना है, इसी में से 5 वो डिजिट लेना है जिसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो, बस काम खत्म हो जाएगा। डिविजिबल बाय 3 का मतलब सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ठीक। तो ये आ जाएगा, यानी सम ऑफ डिजिट है ना, फॉर डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 के, है ना, याद रहेगा। के बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब डिविजिबिलिटी के लिए हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, वैसे इंटीजर भी लिखा हुआ रह सकता है, जैसे सम ऑफ डिजिट -3 है, ये है तो वो गलत हो जाता है ना, नेचुरल नंबर। अब इसमें हमें इन 6 में से वो 5 लेना है जिसका समेशन 3 से डिविजिबल है। तो आप सोचो, तो समेशन की बात चल रही है, तो एक केस लेते हैं कि यदि बच्चों हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ले लें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ले लेते हैं, ले लिए, तो इसका देखो समेशन क्या है, 15 आता है ना, केस 1 1 2 3 4 5 ले लिए, इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 नहीं है ना, तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि लास्ट पोजीशन यानी जहां से शुरुआत होता है वहां पर 0 होगा या नहीं। तो सम है इसका 15, दैट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हम यहां पर क्या ले सकते हैं, कहीं पर भी हम ये 5 डिजिट का ये हमें नंबर बताना है, ठीक। तो 5 में से कोई भी कहीं पर भी रख दे, है ना, कोई भी कहीं पर भी रख दे, तो ये 5 वेज 4 वेज 3 वेज 2 वेज 1, तो ये आ गया 120। देयर आर 120 नंबर्स फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 5 whose summation is divisible by 3। कहीं पर भी 1 2 3 4 5 रखोगे, क्योंकि समेशन देखना होता है बच्चों, वो 5 मतलब ये 15 है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या करना है, इसमें से 1 को भेजना है और 0 को लाना है, वही सोचना है। अब 0 को लाएंगे बच्चों तो सम ऑफ डिजिट में तो कोई आंसर मतलब अंतर आएगा नहीं, तो यदि हम 1 को भेज दे और 0 को ले आए तो 0, 2, 3, 4, 5 ये तो 14 होता है, नहीं लेना है। 2 को भेजे, नहीं लेना है, 3 को भेज देते हैं। तो अब केस 2 यही हमें सोचना है, ठीक है। 0 1 2 का 4 5, इसमें समेशन कितना आ रहा है बच्चों, इसमें समेशन आ रहा है आपका 12, है ना, समेशन आ गया 12। तो डिविजिबल बाय 3 तो है ही, हमें वही तो केस लेना है, डिविजिबल बाय 3। तो फिर से हम ले लेते हैं। अब देखो यहां पर हम 0 नहीं रख सकते, यहां पर बच्चों हमें 0 नहीं रखना है, यहां पर 0 हम नहीं रख सकते ना, अदरवाइज वो 5 डिजिट नंबर नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हमारे पास हो गए 4 वेज, यानी 1 2 4 5 में से 1 2 का 4 5 में से कोई भी एक हमने रख लिया, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अब उन 4 में से 3 ही लेना है दूसरे के लिए, और एक 0 भी कब से वेट कर रहा था कि हमारा भी यूज करो, तो उसको भी यूज कर देंगे, तो 4 वेज हो गया। 4 कैसे आया, 1 2 4 5 में से 3 और एक 0, बाकी तो 2 यूज कर लिए। अब 3 × 2 × 1, तो ये आ गया आपका 96, तो टोटल हो गया, है ना। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, या तो ये केस या ये केस,
और तो नहीं हो सकता ना, 6 में से 5 लेना था, यही 2 केस हो सकता है और ट्राई कर सकते हो, आएगा नहीं। ठीक है, तो 120 प्लस 96 दैट इज 216, ये आपको याद रख लेना है। क्या करना है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से हमें क्या करना होता है ना, हमें ये करना होता है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो हमें अच्छे से सोल्व करना है कि क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है। याद रहेगा बच्चों, हमें इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन जो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है, जो ये क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आया हुआ है ना, इस तरीके से हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ये हमें आइडिया होना चाहिए बच्चों। याद रहेगा, अच्छे से आइडिया होगा तभी हम आगे और चलते रहेंगे और आसान आसान क्वेश्चन इसमें आते रहेंगे, जो कि जेईई एडवांस में भी आया हुआ है। लेकिन बच्चों प्रोसीजर ना बड़ा आसान होता है। प्रोसीजर कैसा होता है, बहुत आसान होता है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला, इफ द एलसीएम, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज आर स्क्वायर टी 4 एस स्क्वायर वेयर एस टी एंड आर आर प्राइम नंबर एंड पी क्यू आर पॉजिटिव, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। 2 नंबर का एलसीएम दे रखा है। सोचो, ऐसे सोचो, यदि हम सोचते हैं 2 नंबर का एलसीएम ए और बी यदि होता और ये 2 का पावर 3 होता, क्योंकि देखो यहां ये सारे प्राइम है, आर टी एस प्राइम है, 2 का पावर 3 होता, तो 2 नंबर का एलसीएम 2 का पावर 3 कब कब हो सकता है, ए बी। देखो 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 0 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, 4 हो गए। अब उल्टा, 2 का पावर 0, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अब जगह भी नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 3 तो एक ही बार आएगा ना दोनों में, है ना, ऐसा तो है नहीं कि उलट देंगे। तो यहां हो गया हमारे पास 3 ये है और 3 ये है, तो 3 वेज और एक 1 वेज, तो टोटल कितने हो गए, 7 वेज। यानी प्राइम नंबर पर पावर 3 है, प्राइम नंबर पर पावर 3 है, तो देयर आर 7 वेज इन विच एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्राइम का पावर 3। प्राइम का पावर 3 में 7 वेज, 7 कैसे आया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 आया ना। तो यहां एलसीएम दिया हुआ है इसी कंसेप्ट से, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू आर का पावर 2, पावर दिया रहना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो, है ना, प्राइम होना चाहिए। अब वो प्राइम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 19 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये सब। तो हमें यहां से ये ले लेना है बच्चों, ठीक है। तो आर स्क्वायर यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, तो सीधे लिख लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आपको उस साइड का जो हमने बताया है समझ में आ गया ना, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दिस इज इक्वल टू, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 प्लस 1 जो भी ब्रैकेट है ना ये, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 और 2 इंटू 2 प्लस 1, यही ना, डबल देखो 3 है और 1 है, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। तो ये 5 इंटू 9 इंटू 5 दैट इज 225। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत पुराने में है ना, बहुत पुराने मतलब ऐसा नहीं कि 50s आजादी के पहले, 90s वगैरह में, है ना, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक हमने क्या है ना, परम्यूटेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, परम्यूटेशन स्टार्ट नहीं किया है, उसके बावजूद हमारे बहुत सारे
पी एंड सी के आए हुए क्वेश्चन या उस टाइप के आए हुए कंसेप्ट के क्वेश्चन हो जा रहे हैं। यही इस टॉपिक की खासियत है कि अभी तक हमने क्या किया है, एनपीआर यूज ही नहीं किया है। अभी तक हमने एनपीआर यूज ही नहीं किया है और तब भी आपके क्या है, ये सब पूरे के पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, अभी इसमें और भी बहुत सारा चीज बाकी है। अभी तो परम्यूटेशन बच्चों स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अगले लेक्चर्स में, यानी कल के लेक्चर्स में फिर से आपके इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखो बच्चों अभी आपका फुल फ्लैश परम्यूटेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आगे भी करेंगे। कल भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ पी एंड सी तक रह जाएंगे और इसी टाइप के आए हुए और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।